हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टेक प्रो बीस। दोस्तों, मैं हूं रामकेश सिंह और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं जो काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो एक्सपीरियंस क्या है? जस्ट फिलहाल मैंने मई मंथ में एक फ़्लैट लिया है, जिसके बारे में आपको शेयर करने वाला हूँ। क्या प्रोसेस होते हैं और किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको हर एक चीज़ पता रहे, ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करो। क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग बाहर से रहते हैं और पहली बार फ्लैट ले रहे होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें बहुत ही कंफ्यूजिंग होती हैं। और सेम मेरे साथ भी था, क्योंकि मैं पहली बार कोई भी चीज़ ख़रीद रहा था और बहुत ही डाउट्स थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे हम लोग पूरा स्टेप फॉलो करते हैं, कैसे ख़रीदते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, कितने पैसे लग जाते हैं, कहाँ कहाँ पैसे आप बचा सकते हो। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें एक्सप्लोर करने वाले हैं। बाइंग फ्लैट के बारे में, मैंने जो फ्लैट लिया है वो ग्रेटर नोएडा में लिया है, बट ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया प्रोसेस सेम होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैंने ग्रेटर नोएडा में लिया है, तो आई थिंक एटलीस्ट नोएडा में तो सेम होगा। बट इज़ अ कॉमन, आई थिंक इट शुड बी द सेम इन ऑल ओवर द इंडिया। उसके बाद बात करते हैं फ्लैट टाइप एंड लोन। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि फ़्लैट कितनी तरह के होते हैं। तो मेनली जो फ्लैट होते हैं, अगर आप अथॉरिटी वाइज देखते हो तो टू टाइप ऑफ फ्लैट्स होते हैं। पहला अथॉरिटी टाइप, यानी कि वो जब भी किसी भी सिटी में रहते हो, जैसे कि हम लोग ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, तो यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी चलती है। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे साइड जाते हो तो यमुना अथॉरिटी चलती है। तो डिपेंड करता है कि अगर वो अथॉरिटी फ्लैट में आता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब भी आप उसको बाय करते हो और जब भी आप उसे सेल करते हो तो एक अच्छा खासा प्राइस मिल जाता है। उसको सेल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती और प्रॉपर तरीके से मोस्ट ऑफ चीज़ें लीगल होती हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना विचारना नहीं पड़ता है। और जब भी आप कोई भी फ्लैट लेते हो तो उस टाइम पे मेक श्योर कि वहाँ पे लिविंग रहने के लिए, वहाँ पे रेसिडेंस के लिए अलाउ कर दिया गया हो, वहाँ पे बिजली वगैरह आना चालू हो गई हो, तब जाके आप उसको बाय कर सकते हो। या नहीं तो प्रोसेस में हो, तो जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो तब तक आपको वेट करना चाहिए। दूसरा होता है बिल्डर्स फ्लैट्स, यानी कि जो ज़मीनें अथॉरिटी से बच जाती हैं, कोई भी कभी अप्रूव होती हैं, कभी अप्रूव नहीं होती हैं। तो इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है बिल्डर्स फ्लैट्स में। और बिल्डर्स फ्लैट्स थोड़ा सा आपको दिखने में भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर्स बनाए रहते हैं और उनको चाहिए होता है कि उनका सेल हो जाए, जिसकी वजह से बिल्डर्स फ्लैट्स तो अच्छे दिखने में अच्छे होते हैं। बट अथॉरिटी फ्लैट्स की बात करें तो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। बट ये है कि लीगली हर तरीके से अच्छे होते हैं, कभी भी आप सेल करते हो तो अच्छा वैल्यू दे के जाते हैं। बिल्डर फ्लैट्स में कभी कभी लीगल नॉन लीगल होने का चांस रहता है, बट सभी केस में नहीं होता है, बट कभी कभी चांस होते हैं। जो हमने फ्लैट लिया वो था अथॉरिटी फ्लैट, और इसके पहले जहाँ हम लोग रेंट रहते थे वो बिल्डर्स फ्लैट था। काफ़ी अच्छा एरिया था, बट वहाँ पे थोड़ा डाउट था कि वो लीगल है कि नहीं लीगल है, इसलिए हम लोगों ने अथॉरिटी फ्लैट्स में गए। और इनके प्राइस जो है अथॉरिटी फ्लैट्स के वो थोड़ा हाई होते हैं, बिल्डर फ्लैट्स के थोड़ा डाउन होते हैं। बात करते हैं कि प्रोसेस क्या स्टार्ट होता है। तो जब भी आप डिसाइड कर लेते हो कि कौन सा फ्लैट लेना है, आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सा अथॉरिटी है कि बिल्डर्स है, आपने पसंद कर लिया जाके। उसके बाद बात आता है कि अगर आप बिल्डर से ले रहे हो, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ केसेस अगर आप पहली बार नया नया बना हुआ है तो आप बिल्डर से ले रहे, तो आपको वो डायरेक्ट बेच रहा होता है तो उसके थ्रू आप डील करते हो। अदरवाइज़ में भी आप सेकेंड हैंड ले रहे हो, यानी किसी ने पहले लिया हो उससे ले रहे हो, तो जिससे भी ले रहे हो उसमें आपको कुछ अमाउंट, बुकिंग अमाउंट देना पड़ता है, जिससे आप हिंदी में बयाना भी कर सकते हो। हमने जो दिया था वो 25,000 दिया था। आप कोई भी अमाउंट दे सकते हैं, 5,000, 10,000 से लेके 50,000, 1 लाख। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टार्टिंग में आप जितना कम पॉसिबल कर पाओ, जितना कम आप बुकिंग अमाउंट दे पाओ, उतना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपने बुकिंग अमाउंट दे दिया और उसके बाद आपका मन बदला या कुछ भी हुआ तो अमाउंट रिफंडेबल नहीं हो। यू विल नीड द लॉयर। तो सम केसेस और मोस्ट ऑफ टाइम लोग जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव में कोई भी चीज़ खरीद रहे होते हैं तो मोस्टली वो ब्रोकर के थ्रू होते हैं। डायरेक्टली मिलना मतलब बहुत ही मुश्किल होता है, कभी कभी मिल जाते हैं। तो उन ब्रोकर के पास लॉयर होते हैं, तो उन लॉयर के थ्रू आपको लॉयर मिल जाते हैं। और जो भी आप पेमेंट करते हो उसका आपके पास स्क्रीनशॉट, इसमें मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जितना भी आपके पास
आपने पेमेंट करा होगा उसका सारा स्क्रीनशॉट आपके पास स्टोर होना चाहिए। एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए आपको स्टोर रखना है। माइट बी इन द फ्यूचर कोई भी अगर इशू आता है तो ये स्क्रीनशॉट, ये पेमेंट रिसिप्ट बहुत ही काम आने वाली है। और जब भी आप बुकिंग अमाउंट दे देते हो तो उसके बाद आपको बैंक लोन रिक्वेस्ट करना होता है, क्योंकि जब भी आप बयाना बुकिंग अमाउंट देते हो तो उस टाइम आपका डिस्कशन हो चुका रहता है कि किस प्राइस में आप फ्लैट लेना चाहते हो। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका जो बनता है, उसके बाद आपका बनता है सेल एग्रीमेंट। तो लॉयर की ज़रूरत पड़ती है ताकि आपका सेल एग्रीमेंट बन जाए। सेल एग्रीमेंट क्या होता है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि स्टैम्प पेपर होता है। आजकल डिजिटल स्टैम्प पेपर आते हैं और इसका कुछ अमाउंट लगता है जो लॉयर करवा के, जिसमें कि जो सेलर होते हैं उनका नाम और जो न्यू ऑनर होते हैं उनका नाम रहता है। दोनों से पूरा साइन करवाया जाता है। उसमें प्राइस लिखे रहते हैं कि कितने का प्राइस है और कितना दिया गया है और कितना अभी देना है, वो सब उसमें मेंशन रहता है। और ये जो सेल एग्रीमेंट होता है वो 3 महीने के लिए वैलिड होता है। 3 महीने में आपको सारे पेपर वर्क जो हैं वो सारे कंप्लीट करा लेने रहते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि बुकिंग अमाउंट थोड़ा कोशिश करना चाहिए कम से कम दिया जाए, ताकि अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपका लेट सपोज़ कोई रीज़न की वजह से 3 महीने में ना हो पाए, मे बी अगर आपका ब्रोकर अच्छा है या मे बी आपका सेलर अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट समटाइम्स पीपल क्रिएट द प्रॉब्लम। तो इस सेल एग्रीमेंट को बनने में डिपेंड करता है कि पहले तो पेपर रेडी करना रहता है। ज़्यादातर लॉयर के पास उनके टेम्पलेट होते हैं जिसमें डेटा फिल करना रहता है। उसके बाद मान के चलो कि 1 से 5 दिन के अंदर आपका सेल एग्रीमेंट बन जाता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप एज अ लीगल पेपर ये होता है जिसका आप यूज़ कर सकते हो किसी भी तरह से कोई भी दिखाने के लिए कि आपने ये प्रॉपर्टी ले रहे। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, यानी कि जब भी आपका सेल एग्रीमेंट बन जाता है और इस एग्रीमेंट जो है वो बैंक भी आपसे मांगता है। जब भी आप लोन कराने जाते हो तो सेल एग्रीमेंट मांगा जाता है ताकि आपके पास कितने का लोन कराना है वो देखना होता है। अब इसी पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो मैंने बताया कि अथॉरिटी फ्लैट और बिल्डर्स फ्लैट्स, तो लोन का जो होम लोन होता है इन चीज़ों पर भी बहुत इम्पैक्ट होता है। जो अथॉरिटी फ्लैट होते हैं उस पर कोई भी बैंक जो है, प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट बैंक, आपको तुरंत लोन देने के लिए रेडी हो जाते हैं, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआई बैंक। तो जो ज़्यादातर जो बैंक हैं वो आपको लोन देना प्रोवाइड कर रेडी हो जाते हैं। जो बिल्डर्स फ्लैट्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारे बैंक रेडी नहीं होते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा रिस्क नज़र आता है। तो यहाँ पे आता है एनबीएफसी, जो होते हैं कि नॉन बैंकिंग जो होते हैं, यानी कि जो कुछ कंपनियां हैं वो लोन देने के लिए तैयार हो जाती हैं। और कभी कभी अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो अथॉरिटी फ्लैट में भी जो एनबीएफसी बैंक होते हैं, जो प्राइवेट बैंक तो नहीं कह सकते, वो प्रॉपर बैंक नहीं होते हैं, बट उनका काम होता है लोन देना। जैसे कि आईएफएल बैंक, जो बैंक है होम लोन प्रोवाइड करता है, वो इन दोनों पे लोन देता है। तो ये क्या करते हैं, अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बिल्डर्स फ्लैट्स पे बढ़ा देते हैं। और कभी कभी जिनका सिविल स्कोर अच्छा नहीं होता है उनको अच्छे जो बैंक हैं वो लोन नहीं देते हैं, तो क्या करते हैं वो एनबीएफसी से बैंक से लोन लेते हैं जो हायर प्राइस पे पड़ता है। तो कोशिश करना चाहिए कि आपका सिविल स्कोर अच्छा रहे और हमेशा अच्छे बैंक से आपको लोन लेना चाहिए, क्योंकि जो भी एनबीएफसी वाले होते हैं उनके मैं फ्यूचर में वीडियो करूँगा, उनसे लोन लेना सही नहीं होता है, क्योंकि वो कभी भी आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, कभी भी आपको अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड कराएंगे, कभी कुछ प्रॉब्लम होगा तो जल्दी सुनेंगे नहीं। तो बहुत सारे इशू होते हैं, तो इन सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। तो अच्छे बैंक आपको यहाँ पे लोन दे देते हैं, बट सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। बिल्डर्स फ्लैट्स पे अच्छे बैंक जो भी हैं, आईसीआई से लेके एचडीएफसी, वो सब लोन नहीं देते हैं। आपको यहाँ पे एनबीएफसी से ही लोन लेना पड़ता है। सेल एग्रीमेंट आपने जमा कर दिए बैंक में जिससे भी ले रहे हो, तो वो लोन का जो प्रोसेस है वो आपके रूम पे आके पूरा डिटेल्स जो है आधार कार्ड से लेके सब कुछ कंप्लीट करते हैं। और लोन के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें काफ़ी प्रोसेस है, तो उसको मैं आपको शेयर करूँगा। उसके बाद बात आता है टीएम का। अभी अभी क्या होता है, सेल एग्रीमेंट में लेट सपोज सारे अमाउंट लिख दिए जाते हैं। उसके बाद कुछ मतलब जो मेरे केस में था कि जो भी ऑनर, जो भी सेलर होते हैं वो बीच बीच में आपसे पैसे मांगते रहते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपका ट्रस्ट है तो पैसे दे सकते हो, नहीं तो आप बोल सकते हो कि जब भी रजिस्ट्री होगी उस टाइम पे आप पेमेंट करोगे। क्योंकि
कोशिश करना चाहिए कि कम से कम ट्रांजैक्शन हो, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन करोगे तो आपके पास जो प्रूफ है उसको रखने के लिए काफ़ी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। तो कोशिश करना चाहिए कि 1 से 2 पेमेंट में ही आप सारा क्लियर कर दो, ताकि आपके पास ज़्यादा रिकॉर्ड्स ना रखना पड़े। ओके, तो कोशिश करो कि आपका जो बुकिंग अमाउंट है उसके बाद जो पेमेंट करो आप रजिस्ट्री के टाइम पे करो। स्टेप 3 में आता है टीएम। इसका मैंने कभी नहीं सुना था, बट काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला इस बाइंग में, जिसका नाम होता है ट्रांसफ़र मेमोरेंडम। इसमें क्या होता है कि लॉयर जो है आपसे कुछ पैसे लेता है और अथॉरिटी के थ्रू सारा काम अथॉरिटी से ही होता है। लेट सपोज आपका अगर बिल्डर्स फ्लैट्स है या अथॉरिटी फ्लैट्स है तो भी सारे काम अथॉरिटी के थ्रू ही होते हैं। और टीएम के लिए आपको घूस देना पड़ता है बेसिकली। आप अगर घूस नहीं देते हो तो जो काम आपका जो फाइल होती है वो बहुत सारे अधिकारियों के पास जाती है और उसमें पास होता है कि मतलब कोई भी वहाँ पे बकाया तो नहीं है, पानी का बिल कोई बकाया तो नहीं है, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल कोई बकाया तो नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सारी वो जो आपकी फ़ाइल है वो जो सेल एग्रीमेंट है उसके साथ कई सारे जगहों पे जाती है। मेरे केस में क्या था कि जो मेरे सेलर थे उनका वाटर का बिल बाकी था, तो 1 साल का बिल उनका भरा गया और फ्यूचर के लिए मेरा 1 साल का बिल भरा गया जो 2200 लगे थे। जितने भी बिल होते हैं वो सारे इस टाइम पे क्लियर करने होते हैं और डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट टोटल क्या है फ्लैट को ख़रीदने का। उसके बेसिस पे आपको जो भी अमाउंट होता है उसके बेसिस पे आपसे घूस चार्ज करते हैं, जिसको बोलते हैं अंडर द टेबल। ओके, और इसमें भी आपका डिपेंड करता है कि कितने लॉयर एक्टिव हैं, कितनी उनकी जान पहचान है, बट इसमें भी आपका 1 वीक से 15 डेज़ टाइम लगता है। और जो भी आप घूस या अंडर द टेबल मनी देते हो उसका कहीं पे भी आपको रिसिप्ट नहीं मिलता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये चीज़ जो है वो डिपेंड करती है कि आपका टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लैट कितना है, उसके बेसिस पे ये सारे जो है अंडर द टेबल मनी जाती है। तो टीएम में भी आपको 15 दिन मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है। कभी कोई अधिकारी नहीं आया, कभी कोई छुट्टी पड़ गई, कभी कोई छुट्टी पे चला गया, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। अब बात आती है कि इस बैंक जो टीएम है वो बैंक को जमा करना। तो जब भी आपका टीएम रेडी होके आ जाता है उस टीएम में आपका भी नाम होता है और जो सेलर होते हैं उनका भी नाम होता है और उस पे पूरा प्रॉपर चीज़ें लिखी रहती हैं कि सब कुछ ओके है। और इसका भी जो वैलिडिटी है वो आपका 3 महीने तक का होता है। तो उस टाइम में आपको रजिस्ट्री करा लेना है, नहीं तो दोबारा आपको टीएम बनवाना पड़ेगा और दोबारा पैसे देने पड़ेंगे। तो टीएम आप क्या करते हो, बैंक में पास करते हो। जब तक टीएम बैंक में नहीं जाएगा तब तक बैंक लोन प्रोसेस नहीं करता है। तो जब भी आप टीएम देते हो बैंक को उसके बाद उनको सारा प्रोसेस फाइनल करना रहता है, जिसमें कि 5 से 15 दिन के आसपास टाइम लगता है। ओके, और अगर आपके पास बैंक लोन नहीं है तो उस केस में आप टीएम के बाद अपने लॉयर से डेट ले सकते हो और रजिस्ट्री के लिए जा सकते हो, जिसमें कि आपको सारा पेमेंट करके रजिस्ट्री करानी है। ओके, तो रजिस्ट्री डे में क्या होता है कि अगर आपके पास पेमेंट है, सब कुछ रेडी, तो आप लेके जाओ, करा लो। बट अगर आपका बैंक लोन आना है तो उस टाइम पे आपका लॉयर और बैंक एक दूसरे से डिस्कस कर लेंगे। आप बैंक से बात करते रहोगे, जो भी एजेंट के थ्रू आप बैंक में लोन करवा रहे हो, तो एक डेट फाइनल होती है और उस डेट में एक बंदा आता है आपका डीडी लेके, जहाँ भी अथॉरिटी आपका रजिस्ट्री होता है। हम लोग का नोएडा में होता है, ग्रेटर नोएडा में। तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपका डीडी का अमाउंट जो है वो नोट किया जाता है पेपर में और वहाँ पे रजिस्ट्री होती है। मतलब आपका थंब वगैरह, आपका सिग्नेचर और 2 गवाह की ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ पे भी आपका पेमेंट होता है, लाइक जो भी आपका टोटल कॉस्ट होता है फ्लैट का, उसका आपको 5 से 6% देना पड़ता है। अब वो आपका लॉयर आपको बता देगा कि कितना परसेंट देना है। प्लस वहाँ पे कुछ और पेपर लेने रहते हैं, तो जिसका भी 10 से 15 हज़ार रुपये लग जाते हैं। वहाँ पे आपका सिग्नेचर वगैरह होके और 2 गवाह वगैरह लेके आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और उस रजिस्ट्री के बाद जो आपका फाइनल पेपर है वो, अगर आपने लोन लिया है तो बैंक वाला लेके चला जाएगा, नहीं लिया है तो आपको खुद लेके आना है और उसका फ़ोटो वगैरह क्लिक करके प्रॉपर तरीके से आपको सेफ़ तरीके से उसको रख देना है। सेल एग्रीमेंट भी आपको रखना है। अगर बैंक लोन है तो उस टाइम पे आपसे फाइनल पेपर तो लेके जाते ही जाते हैं, कभी कभी आपसे जो सेल एग्रीमेंट है उसको भी लेके जाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका फिक्स
जो 5 to 6% है वो टोटल बाइंग जो अमाउंट होता है उस पे लगता है। अब कभी कभी लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम, कभी कभी नहीं, कि जो 5 से 6% है उसको अमाउंट कम से कम आए तो क्या करते हैं, लेट सपोज आपका जो फ्लैट है वो 100 रुपीज़ का है और उस पर आपको 6% देना रहता है तो 6 रुपये या 5 रुपये आता है। ओके, एक जस्ट बेसिक एग्जांपल। बट अगर आप जो फाइनल पेपर है उसमें दिखा रहे हो कि आपका जो फ्लैट है वो 80 रुपये का है, भले आप वो अमाउंट जो है 20 रुपये आप सेलर को दे रहे हो, बट आप लिखवा रहे हो कि आपका जो बाइंग फ्लैट है उसका प्राइस जो है वो 80 रुपये है, तो आपको 80 रुपये पे 5 से 6% देना पड़ेगा, जो आपका 4 रुपये या 3 रुपये के आसपास पड़ेगा। तो इस तरह से लोग कॉस्ट कटिंग करते हैं। इसका फ़ायदा है कि आपको उस टाइम पे कुछ फ़ायदा हो जाता है, बट अगर कोई भी लीगल केस होता है तो उस टाइम पे जो आपका 20 रुपीज़ है, यानी कि 100 रुपीज़ प्राइस था, आपने 80 रुपये बोल दिया, उस पर आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो इन चीज़ों का ध्यान दे सकते हो। बाकी अगर आपका सब कुछ ठीक है, लीगल है, तो आप प्राइस कम करके भी बाय करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर दैट यहाँ पे आता है फाइनल पेमेंट। तो एक तो ये देख लो कि आपने जो भी टोटल पे करा हो अपने फ्लैट का वो है। उसके बाद लॉयर की जो फ़ीस होती है वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये आपको देनी पड़ेगी। 6 हज़ार रुपये आपका अलग से देना पड़ेगा, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। और भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जो मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, तो आप 15 से 20 हज़ार रुपये उसका भी लेके लो। 13 हज़ार रुपये जो थे उसके मुझे जो टीएम में लगते हैं, मतलब 6 हज़ार रुपये तो टीएम प्रॉपर अंडर द टेबल चलता है, और तकरीबन 13 हज़ार के आसपास और भी चीज़ें हमें पेमेंट करनी पड़ी थी। उसके रिसिप्ट भी दिए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी कहाँ है रिसिप्ट, बस 10 से 15 हज़ार रुपये और अलग से देने पड़े थे। उसके बाद आपको 2% ब्रोकर को देना पड़ेगा। अब आप लिखाते समय भले ही आप 80 रुपये उसे बोल दो, बट ब्रोकर को सब कुछ पता होता है, तो 2% जो भी टोटल प्राइस होता है वो देना पड़ता है। यानी कि 100 रुपये का अगर आप सामान खरीद रहे हो तो 2 रुपये आपको ब्रोकर देना पड़ेगा, और वो दोनों साइड से लेता है, सेलर साइड से भी लेता है और जो बायर होते हैं उनसे भी लेता है। और कभी कभी जो होता है लाइक बिल्डर्स फ्लैट में जो मैंने बताया आपको, तो बिल्डर्स डायरेक्टली अगर आपको सेल कर रहा है तो उस टाइम पे आपका 2% नहीं होता है, वो जो भी आपका प्राइस कम ज़्यादा करके बेचता है उसी में वो अपना फ़ायदा निकाल लेता है। और कभी कभी क्या, मतलब इंडिया में नॉर्मल है, जो मुझ जैसे पढ़े लिखे से भी घूस मांगा गया था, जो मैंने कंप्लेन कर दिया था, तो बाद में जो भाई साहब थे जिन्होंने मांगा था वो बाद में मुझसे माफ़ी मांग रहे थे, जो मुझे दोबारा मेल करके उनका मतलब बोलना पड़ा कि नहीं बाई मिस्टेक हो गया है। तो अगर कोई भी एक्शन नहीं लेता है, अगर बैंकर को लगता है कि आप बहुत ही सिंपल हो, आप कुछ भी नहीं करोगे, तो आपसे वो चार्ज लेते हैं 10 से 15 हज़ार रुपये, और जो आपको नहीं देना चाहिए। अगर ऐसी केस है तो आप बैंक के कस्टमर केयर पे या ईमेल आईडी पे तुरंत कंप्लेन करो। टोटल टाइम जो है वो फ्लैट खरीदने में वो हमें मतलब स्टार्टिंग में लग रहा था कि 10 से 15 दिन में हो जाएगा, क्योंकि हमने कभी ख़रीदा नहीं था। बट इसमें जो टाइम लगा था वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने लग गए थे, जिसकी वजह से हमारा जो प्लान था, जो हम लोग फ्लैट में रेंट में रहते, तो वहाँ पर हमने पहले ही बोल दिया था कि भैया हम 15 दिन में खाली कर रहे हैं, और बाद में टाइम बढ़ गया, तो जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। और कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी अगर पहली बार आप ले रहे हो या जिससे भी ले रहे हो उन्होंने अपना कैंसिल करवा दिया था। कभी कभी ट्रांसफ़र लोग करवा देते हैं जो अच्छे ऑनर होते हैं, बट कुछ लोग कैंसिल करवा देते हैं, तो उस टाइम पे भी आपको इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करना पड़ता है, और उसमें भी आपको 15 से 20 दिन लगते हैं। तो ये सब टाइम आपको लेके चलना पड़ेगा। तो मैं लोन के ऊपर और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर दोबारा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि और भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तब जाके आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बट फाइनल जो प्रोसेस है जो ग्रेटर नोएडा में फ़्लैट लेने पे है, वो इतने सारे प्रोसेस से मुझे गुजरना पड़ा। तो होपफुली आप जब भी ख़रीदने जा रहे हो तो आपको ये एक्सपीरियंस काम आएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन आपके पास है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, कमेंट में पूछिए, और एक और वीडियो करेंगे जिसमें मैं सारे लोगों का रिप्लाई करूँगा अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।